नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। राष्ट्रवाद को लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रवाद को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रही हैं। वजह है अमृत महोत्सव, जो बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, और दूसरा है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ, जो कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन के तौर पर देखी जा रही है। आखिर राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ने की क्या वाकई जरूरत है, और राष्ट्रवाद की राजनीति में कितनी जगह है भी या नहीं? इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक नई बहस छिड़ी है राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक प्रतिनिधि और इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी से मुकेश पारीक जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। कटेवा साहब, सबसे पहले आपके पास इसलिए आना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रवाद की जो असली परिभाषा है वो एक योद्धा, एक सैनिक जो वाकई देश की सीमाओं पर खड़ा होता है और राष्ट्रवाद की असली परिभाषा को साबित करने के लिए खड़ा रहता है, अपना पूरा जान लुटा देता है उस पर। तो राष्ट्रवाद की असली परिभाषा जो राजनीति से परे हटकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए प्रभात जी, जहां तक कि राष्ट्रवाद की परिभाषा है, वो परिभाषा तो सभी के लिए एक होनी चाहिए कि वो सच्ची परिभाषा राष्ट्रवाद की परिभाषा मेरे हिसाब से जिस सही मायने है वो है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और जब राष्ट्र हित की बात होती है तो बाकी पार्टी हित, बाकी राज्य हित, जात हित, परिवार हित, ये सब चीजें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। और जब जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, राष्ट्रवाद की बात आती है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आप देखिए 71 की लड़ाई में पूरा राष्ट्र एक था। उस समय के लीडर ऑपोजिशन लेट श्री वाजपेयी जी, उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा माता का से कंपेयर किया था। ये इस तरह की चीजें आजकल देखने को नहीं मिलती। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है और इंडिया के इंटरेस्ट की बात है, इंडिया के इमेज की बात है दुनिया के लिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए। और जो भी सेलिब्रेशन हो रही है 71 वॉर की, भारत सरकार उनको सेलिब्रेट कर रही है तो सारे लोग मिलकर के उनको सेलिब्रेशन करना चाहिए। उसी सेलिब्रेशन को, उसी इवेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ठीक नहीं है। और जहां तक जो परफॉर्मेंस था भारतीय सेना का, वो सेना भारतीय सेना है, वो किसी पार्टी विशेष की सेना नहीं है, ना उस समय थी ना अभी है। और भारतीय सेना कभी ये नहीं सोचती है, जब भी उनको कोई काम मिलता है भारत सरकार की तरफ से, कोई हुक्म मिलता है देश की रक्षा करने के लिए, उस टाइम ये कोई नहीं सोचता है कि आज हमारी किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। और वो पूरा जी जान लगा करके बताया कि मैं किस राज्य से हूँ, किस धर्म से हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जो शुरुआत हो रही है, आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन अभी फिलहाल जिस संदर्भ में इसे शुरू किया जा रहा है वो ये है कि जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था वो, और इसके अलावा कांग्रेस के किए हुए काम, उस वक्त इस युद्ध को कैसे जीता गया, इसके अलावा जो भी कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को लेकर, जो आपकी नजरिए में जिसको आप राष्ट्रवाद बताना चाहते हैं, उसके लिए आप एक पूरा कार्यक्रम चलाएंगे और लोगों तक उस बात को पहुंचाएंगे। राष्ट्रवाद को इस तरह से वापस नए दौर में परिभाषित करने की कहां जरूरत आन पड़ी? राष्ट्रवाद की परिभाषा सभी देशवासी जानते हैं, और जैसा कि राजनीति से परे जो परिभाषा, असली जो परिभाषा है, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब ने भी बताई, तो फिर वापस इस तरह के कार्यक्रम रखने की कहां जरूरत आन पड़ी? प्रभात जी, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो राष्ट्रवाद ही होता है। उसके लिए न तो कोई अलग अलग मतलब परिभाषा गढ़ी जा सकती है और ना ही उसकी कोई अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद ही है, और उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र के लिए बलिदान। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है, देश को आजाद कराने से लेकर देश के नवनिर्माण में। और 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्होंने करीबन अपने जीवन के 10 बहुमूल्य साल मतलब जेल में गुजारे, और उसके बाद में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उन्होंने इस देश को आजाद कराया, और उसके बाद में इस देश की नींव रखी एक प्रबल राष्ट्र के रूप में। और वो राष्ट्र आगे चलकर आज, उसके बाद में आप देखेंगे कि
शास्त्री जी जो हमारे नेता थे, उन्होंने भी अपना अदम्य साहस और जो दिखाया, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक वक्त खाना खाकर भी हमने, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सबको पता है तो उसके बाद वापस नया कार्यक्रम कैसे? नहीं, नया कार्यक्रम मैं उसी पे आ रहा था। 1971 का जो युद्ध था उसमें आप देखिए कि भारतीय सेना ने जो बांग्लादेश पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसमें वहां की लोगों के साथ अत्याचार होता, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहां की मुक्ति सेना ने भारतीय सेना की मदद मांगी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं दुनिया के कुछ इलाकों में अभी भी हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार उस तरफ नहीं देख रही है। लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, इंदिरा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री इंदिरा जी हमारी, जो कि खुद एक लौह महिला के रूप में रहा, जिनको अटल जी ने भी माँ दुर्गा के अवतार कहा, तो उन्होंने उस वक्त और सेना को पूरी की पूरी मतलब आजादी दी। और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था और अपने हथियार डाले थे। तो आज अगर सुनिए प्रभात जी, सुनिए मैं पूरी बात कर लूं, जब आज अगर उस वक्त के जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उनके परिवारजन हैं, चाहे वो गौरव सेनानी हैं, उस युद्ध में भाग लेने वाले लोग हैं, अगर आज हम उनका सम्मान नहीं करते, क्योंकि मतलब बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष हो चुके हैं, इसमें भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान था। अगर उस योगदान को हम याद नहीं करेंगे तो शायद उन परिवारों के प्रति या उन शहीदों के प्रति हमारा सम्मान नहीं होगा। तो ये बात हम आज इस जगह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सैनिकों के परिवार हैं, उनके परिजन हैं, उनके आश्रित हैं, या उसमें से जो उस युद्ध में जो शरीक हुए थे, हमारे गौरव सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, आज की पीढ़ी को उस गौरव के बारे में हम अगर नहीं बताएंगे, तो शायद इस पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उनको ये बताएं। आज ये बताने के लिए हमने किया। इंदिरा जी ने, दुनिया में इतिहास बदलने की घटनाएं हुई है, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया था। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्किम को भारत में विलय की बात हो, चाहे गोवा को भारत में विलय की बात हो, भारतीय सेना ने जो उस वक्त का नेतृत्व था, हमने कभी भी सैनिकों की शहादत पे राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सैनिकों का गौरव सर्वोपरि रखा और सेना के साथ में हमारे उस वक्त का मैं बता दूं, आज हालात क्या है आप जानते हैं, लेकिन उस वक्त संसद बराबर चलती थी युद्ध के दौरान, और युद्ध के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब वहां के हमारे जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री देते थे, उनके लिए विशेष रूप से ये कहा जाता था। तो आज आप देखिए, चाहे कारगिल वॉर की बात हो, चाहे 1965 के वॉर की, 61 की हो, 71 की हो, हम सारे सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने इस देश के जी मैं पारिक साहब के पास आना चाहूंगा। पारिक साहब, आपने सुना अभी कांग्रेस किस तरह से परिभाषित कर रही है और उन्होंने अपना मकसद भी बताया, लेकिन जो कहा जा रहा है इस पूरे राष्ट्रवाद को लेकर, अपने अपने नए कार्यक्रम की जो शुरुआत है, आजादी का अमृत महोत्सव का जो पोस्टर था जिसमें से जवाहरलाल नेहरू का चेहरा हटा दिया गया, एक तो उसकी वजह बीजेपी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। क्या राष्ट्रवाद से या फिर आजादी के आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू को अलग समझती है बीजेपी, और क्या वो एक नए तरीके से राष्ट्रवाद को परिभाषित करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि शुरुआत उसी पोस्टर के बाद इस पूरे विवाद की हुई है और इसी के बाद कांग्रेस ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। देखिए, राष्ट्रवाद की बात का विषय आज आपने रखा है और बहुत ही अच्छा एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और होना आवश्यक भी है। देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमको तो सिखाया ये जाता है कि नेशन फर्स्ट, प्रथम राष्ट्र, द्वितीय हमारी पार्टी और तीसरे हम स्वयं। मतलब हमारे को पार्टी के पहले हमको ये सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट है, और हम जो भी काम करेंगे उस काम में ये अवश्य होना चाहिए कि वो कार्य राष्ट्र के हित में हो। ये हमारी एक पार्टी का ध्येय है, पार्टी का उद्देश्य है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत सारी बातें बता रहे थे कि हमने बांग्लादेश में ये किया, हमने वो किया, ये किया, अच्छी बात है। और इन्होंने एक बात और साथ में बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप बताया और उनकी तारीफ की। ये भी एक अटल जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही और ये इन्होंने सामने बताई। लेकिन दुर्भाग्य से आज मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि हमारी सेना ने जो इस 7 वर्ष के शासन के मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया, दुर्भाग्य से इस देश की कुछ पार्टियों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी एक हिसाब मांगा
इससे एक बड़ा पीड़ाजनक, और जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी चीजें आती है कि जो संदेह पैदा करता है हमारी राजनीतिक दलों पर, कि जो इस तरीके की बात करते हैं। अभी कर्नल आपने अच्छी बात कही थी कि सेना तो सेना है, सेना अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाती है और सेना के कारण देश सुरक्षित रहता है, सीमाएं सुरक्षित रहती है, इसमें किसी को विचार या संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब ये बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की स्वयं बताते हैं कि अटल जी ने ऐसा कहा था, और हम भी मानते हैं और वो दिख भी रहा है। लेकिन क्या जब अगर मोदी जी के कार्यकाल में सेना कोई अपना शौर्य दिखाती है तो क्या उसका हिसाब मांगना चाहिए? देखिए, ये देश जब 7 साल के बाद, अगर हम इस 7 साल के कार्यकाल की बात करें, तो आप जब कल्पना करते हैं और जब आकलन करते हैं आज देश की आजादी के बाद का और इन 7 सालों का, आज हमारे देश का पूरे दुनिया में जिस प्रकार से गौरव बढ़ा है, जिस प्रकार से रुतबा बढ़ा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले हमारी सीमाओं के साथ, देखिए, हमारी सीमाओं, मैंने आपकी बात मान ली, मैं उस पोस्टर की बात कर रहा था, आप आज के दौर की बात कर रहे हैं। उस पोस्टर में आज के दौर का कोई नेता नहीं है, आप सारे पुराने दौर के नेता हैं, लेकिन उस पोस्टर में से कुछ चेहरों को गायब करने को लेकर कांग्रेस ने ये जी बिल्कुल कांग्रेस का, हमको एक कांग्रेस से भी हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे देश में बहुत ऐसे नेता हुए जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस का क्या रहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को ही ऐसा प्रदर्शन किया कि जिस प्रकार से देश की आजादी अगर किसी ने दिलाई तो गांधी परिवार ने ही दिलाई, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। देखिए, एक मिनट मेरा कंप्लीट करने दीजिए आप। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश के राष्ट्र में कोई योगदान नहीं है? क्या इनके और ऐसे जो कांग्रेस के नेता थे उनका कोई योगदान नहीं है? आज हमने उन सब नेताओं को महत्व दिया है कि जो नेता आजादी के बाद से जिन्होंने इस देश के हित में काम किया, उन सबको, ये कभी भी सरदार पटेल का नाम ही नहीं लेते थे। आज हमने सरदार पटेल को, लोगों को जो उनके दिल में लोगों के उनके प्रति श्रद्धा का भाव था, वो आया उभर के, लेकिन इन्होंने इतिहास में सब जगह यही था। नेहरू को लेकर क्या भाव रहा? देखिए, ये केंद्र ने जो ये अमृत महोत्सव मन रहा है, उसमें किस प्रकार से चित्रों को लगाया, क्या लगाया, ये तो देखिए कोई केंद्र सरकार कई प्रमुखता से इसमें वो बता सकते हैं। लेकिन नेहरू जी की नीतियां जो थी, वो कई नीतियां ऐसी थी कि आज 74 साल बाद मोदी जी ने आर्टिकल 370 जब हटाया है तो जाके आतंकवाद की कमर टूटी है। क्या आज 370 नेहरू जी के कार्यकाल में आज हमारे जो देश के 2 टुकड़े हुए, हमारा ये मानना है कि अगर नेहरू जी की जिद नहीं होती तो हमारे देश के 2 टुकड़े नहीं होते। सर, मुझे एक बात बताइए, गलतियों की अगर बात की जाए तो कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है। जब कोई किसी गद्दी पर बैठता है तो कुछ पुरुष नहीं है। ये आपके दौर में भी रहा होगा, बीजेपी के दौर में भी रहा, हमारे दौर का एक उदाहरण दीजिए। राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। हम राष्ट्र के टुकड़े को किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए परम वैभव और सबके पहले राष्ट्र है। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन 4 रहे ना रहे, हम तो ये लोग बोलने वाले लोग हैं, हमको ये बिल्कुल कतई नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का इतिहास को इस बात को मानना पड़ेगा कि एक जवाहरलाल नेहरू की ये हटका ही परिणाम था कि आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति हुई, हमारे जो नौजवान सेना के जवान जो आए दिन मारे जा रहे हैं, 370 पर कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये काम मोदी जी को करना पड़ा। जम्मू कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू का अकेले का फैसला नहीं था, उन्होंने सलाह ली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, अगर आप राजनीतिक और इतिहास की बात करते हैं तो सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। इतिहास बनाने से बड़ी, रक्त रंजित इतिहास बनाने से बढ़िया है, ये दोनों का फैसला था। रक्त रंजित इतिहास बनाने से बढ़िया है कि हम कोई ऐसा फैसला लें जिसमें लोगों मैं आपको रोकूंगा। एक मिनट, आपको ये बात अब सुननी पड़ेगी। आपने रक्त की बात कही, आपको क्या पता है जब पार्टीशन के बाद किस प्रकार से रक्त बहा, कैसे लाशों की कटी हुई ट्रेन इधर से और उधर गई, आपने किस प्रकार से कुओं से भर दिया गया लोगों को, अपना घर बार सब सामान छोड़ के रातों रात आना पड़ा। आज क्या उसकी पीड़ा को आप ध्यान नहीं रखेंगे? किस प्रकार से हमारे सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से कैसे लोग यहाँ पर भाग के आए और यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया। और आज आप भूल गए इस बात को कि हमारे देश में, कश्मीर में रहने वाले इतने कश्मीरी पंडित, कांग्रेस ने उनको बेघर कर दिया। इसका जवाब कौन देगा आज इस देश को? इसका जवाब और इसके जिम्मेवार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है और जवाहरलाल नेहरू है। मैं लूंगा आपसे उसका, कांग्रेस से भी उसका जवाब लूंगा। लेकिन कटेवा साहब कुछ कहना चाह रहे थे जब आप अपनी बात रख रहे थे। कटेवा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इनकी बात पर। हाँ, मैं बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन की ये बात पे थोड़ा बहुत बोलना चाह रहा था
कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश की कमान संभाली थी, ये देश गुलामी से उभरा था, देश के पास कुछ नहीं था। जिस तरह से देश को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद लाल किले से इस बार उसको मेंशन किया है, वो देश को बताया। तो इस तरह से अगर पोस्टर से उनकी फोटो निकल गई है तो उससे आप, ये पोस्टर तो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता ना देश का। उन्होंने देश को कंट्रीब्यूशन किया है, देश को स्टेबलाइज किया है, देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया। वही पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, वहां अभी तक डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं हुई। तो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हाँ गलतियां हुई हैं, पर जहां तक 370 का सवाल है और जहां तक कि सरदार पटेल की अहमियत का सवाल है, सरदार पटेल की अहमियत उतनी ही थी जितनी आज अमित शाह की अहमियत है। जो आज होम मिनिस्टर की अहमियत है, वही नेहरू के जमाने में नेहरू के सरदार पटेल की थी। और सरदार पटेल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2-2.5 साल ही जिंदा रहे, 50 से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। अगर वो जिंदा रहते तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो, एक तो उनके पास जवाहरलाल नेहरू ने पूरा डिफेंस का चार्ज उनको दे रखा था, और उनके कारण ही जितने हैदराबाद और छोटे मोटे रियासत थे जिनको मिला करके इकट्ठा किया, वो सरदार पटेल ने किया, क्योंकि वो थोड़ी उम्र आजादी के बाद चल बसे, इसलिए शायद उनका और आगे का कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस नहीं कर सकते। पर जहां तक जब तक वो थे, ही वाज नंबर 2 इन द कैबिनेट एंड ही वाज आल्सो द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिफेंस अफेयर्स ऑफ द कंट्री। टू से कि सरदार पटेल को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, ये बात पूरे मायने में सही नहीं है। जी आर्य साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है उनका ये कहना है कि बातें ये जो कही है ना, ये क्या है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोग हैं, इनको शायद कुछ चीजों का नॉलेज नहीं है सरदार पटेल के बारे में और ना ही नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी के बारे में अगर ये पढ़ लेते, ये कहते हैं कि देश के बंटवारे के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, इनको सोचना चाहिए ना। देश के बंटवारे में तो यही लोग जिम्मेदार थे, और इस चीज से मतलब भाजपा करने वाले लोग, अरे चुप रहिए, आप जो बोले थे, आप कौन सा तथ्य जानते हैं, कौन से इतिहास में लिखा हुआ है कि हम जिम्मेदार हैं? इतिहास आपको पता नहीं, आपको इतिहास की जानकारी आपको ज्यादा है या मुझे ज्यादा है, ये तो इतिहास का प्रश्न निकाल दीजिए। इस देश का इतिहास भी हमने लिखा है और भविष्य भी हमने लिखा है। आप सोचिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, नेहरू के बारे में आपको और मेरे को बोलने का इतना है ही नहीं, क्योंकि नेहरू तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। आप नेहरू जी के बारे में बोल रहे हैं, अरे नेहरू जी ने तो पहली कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया था। क्या योगदान है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, बताइए ना आप मेरे को। आप बताइए क्यों किया था शामिल, आप बताइए शामिल क्यों किया था, आप बताइए ना शामिल क्यों किया था नेहरू जी ने। अटल जी के कंधे पे हाथ रख के उनकी पीठ थपथपाते थे कि तुम युवा सांसद के रूप में अच्छा बोलते थे। आप सोचिए, अटल जी अगर नेहरू जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आपको ये बात शायद पता नहीं है। आप नेहरू जी की अगर ये कह रहे हैं ना, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप सेना की सादत की बात करते हैं, उनके पीछे छुपकर वोट मांगते हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ? आप बताइए ना, के अंदर किसने किया, आप बताइए किसने किया, आपको ज्ञान तो आपको बिल्कुल ही नहीं है। आप बताइए किसने किया 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया, पद खाली पड़े, हजारों सैनिकों के पद खाली पड़े, आपने सेना वो खत्म कर दी। आपको शायद पता नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। और ये देश है ना सैनिकों का, मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए, राजीव गांधी इस देश पे कुर्बान हो गए, इंदिरा गांधी इस देश पे कुर्बान हो गई, नेहरू जी ने अपना पूरा योगदान दिया, चाहे शास्त्री जी हो चाहे पटेल साहब हो। आज आप बताइए ना, शास्त्री भवन किस बिल्डिंग का नाम है बताइए? कैबिनेट सचिवालय पूरा का पूरा जहां पे देश की सरकार चलती है। आप कहते हैं नेहरू और गांधी परिवार के ऊपर ही चलता है। सरदार पटेल के नाम से कितने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, आपको पता है कि नहीं है? आप सिर्फ और सिर्फ भ्रम की बात करते हैं। सरदार पटेल ने आपके संगठन को क्या सरदार पटेल ने लगाया था, ये तो आपने एक बात सुनिए ना, आप गांधी की हत्या किसने की? नाथुराम गोडसे कौन था? आप बताइए ना, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने उसी मानसिकता का परिचय दिया है। आपने नेहरू की तस्वीर हटा के पूरे करोड़ों और इवन दुनिया के अंदर जो उनके अनुयायी थे उनका दिल दुखाया है। आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। भारतीय इतिहास में नेहरू जी की तस्वीर
अमृत महोत्सव के पोस्टर पर नहीं है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। इस नेहरू के कंट्रीब्यूशन को हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया, और पूरा का पूरा जो नॉन अलाइन मूवमेंट है दुनिया के अंदर हमारी धाक थी। आज हम कहां पे हैं, हमारी विदेश नीति क्या है आपको पता नहीं है, शायद इतिहास पढ़िए आपको पता चलेगा नेहरू क्या था, इंदिरा जी क्या थी, राजीव जी क्या थे। आप देखिए आज का दौर है, सिर्फ युवाओं को भ्रमित कर सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से। आप इतिहास पढ़िए और इतिहास के अंदर बहुत अच्छी चीज है, और सच्चाई से स्वीकार कीजिए, जो सच है उसको स्वीकार कीजिए और झूठ को मत फैलाइए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चलिए पारिक साहब, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक सवाल तब भी खड़ा हुआ था जब जो आश्रम है गुजरात में, उस आश्रम की जो नई शक्ल सूरत रखी गई थी, उसको लेकर भी ये कहा गया था कि उसका जो मूल है, उसकी जो मूल भावना है और उसका जो वहां पर उसका जो वातावरण था, शांति में जो वातावरण था जिसके लिए वो पहचाना जाता था, वो बात को लेकर कही गई। ये बात अलग है कि वहां के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इसको लेकर कहा कि अच्छा इनोवेशन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने मूल में रहें, अपनी मूल भावना के साथ रहें, तो वो उस दौर को अच्छे तरीके से याद दिलाती बनस्पत इसके कि हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, या फिर हम उसको या देखें कि हम उसको एक पर्यटन के नजरिए से जब देखने लगते हैं। तो एक सवाल यहाँ भी खड़ा हुआ था, मैं ये सवाल के साथ आप जो जवाब देना चाह रहे हैं उसको मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं पहला जवाब तो इन्होंने जो कहा कि इतिहास की जानकारी नहीं, अगर इतिहास की जानकारी होती तो 1 रैंक 1 पेंशन अभी कटेवा साहब इसका जवाब देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ये बोले, इनको यही जानकारी नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आर्टिकल 370 के कारण शहीद हुए कश्मीर में। कश्मीर में उनका बलिदान हुआ, कश्मीर में सर्दी लगने से मौत हुई थी, सुनिए तो सही, आप उनको आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल शहीद हुए हो, आप शहीद हुए सर, शहीद आप लोगों के कारण उनको शहीद होना पड़ा। सही बता रहे हैं उनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप लोगों के कारण शहीद होना पड़ा, आपकी नीतियों के कारण शहीद होना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 निशान, उसका उन्होंने विरोध किया, लोकसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने विरोध किया। ये बात कर रहे हैं इतिहास की जानकारी इनको और बहुत लेनी पड़ेगी। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे देश में क्यों एक देश में 2 प्रकार के विधान हो, 2 प्रधान क्यों हो और 2 निशान क्यों हो। उन्होंने विरोध किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। और आज इतने साल के बाद हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने एक ऐसा गौरव का दिन लाया कि आर्टिकल 370 हटाया, और एक आर्टिकल 370 का ये एक परिणाम है कि आज दूसरे देशों में मालूम चला कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस इसको कर ही नहीं पाई अपने पूरे शासन के दौरान। अब ये इतिहास की बात करते हैं। आज आप ये देखिए, ये जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, हमने हमारा कोई इसके ऊपर विरोध नहीं है, लेकिन इन्होंने सरदार पटेल को अभी एक भवन का खाली इन्होंने शास्त्री भवन का एक नाम का उदाहरण दिया। आपने शास्त्री जी को कितनी बार याद किया, कितनी योजनाएं शास्त्री जी के बारे में हमेशा याद करते हैं। मुकेश जी हर दिन याद करते हैं, कौन सा बना दिया इतने साल में आपने। देखिए ना, आप राष्ट्रीय स्मारकों की सूची निकाल लीजिए, कॉलेज निकाल लीजिए। देखिए, आप सुनिए, आप पूरा इतिहास की जब बात करते हैं तो इतिहास के समझने का प्रयास भी कीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने मान ली होती तो आज जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी समस्या हमारे लिए नहीं होता, उसका समाधान हो चुका होता। आपने अभी 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, ये किसने इसका समाधान किया? तो ये अभी कटेवा जी के लिए मैं लागू हुई, नहीं लागू हुई। कटेवाली के पास आना चाह रहा हूं, मैं कटेवाली के पास आना चाह रहा हूं। हजारों सेना की पोस्टें खाली पड़ी है, पद खाली पड़े हैं, सेना की क्षमताओं में कटौती कर दी गई है। एफडीआई आपने मंजूर किया, रक्षा के अंदर एफडीआई। अरे रक्षा में आप बुलेट जो जैकेट नहीं खरीद पाए, आप बुलेट जैकेट नहीं खरीद पाए, घोटाले वाले लोग हैं, आप बुलेट जैकेट नहीं खरीद पाए आपकी सरकार इतने सालों में। आप बात करते हैं सेना। डॉक्टर प्रभात, आपकी आवाज नहीं। समय कम है, मैं कटेवाली से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। कटेवा साहब, मैं सिर्फ इतना सा आपसे जानना चाहता हूँ, ओआरओपी को लेकर अगर आप बोलना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, क्या आज के दौर में एक तो राष्ट्रवाद को जिस तरह से परिभाषित जैसे राजनीति ने किया है, क्या उसकी नई परिभाषा गढ़ना सही है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर राष्ट्रवाद हमें सिखाना है तो क्या ये कब, कहां, कैसे और किस तरीके से सिखाया जाए, और इसको
जो नई पीढ़ी है उसके खून में, उसके जहन में ये शुरू से ही उसको बता दिया जाए कि राष्ट्रवाद की परिभाषा है, जो असली परिभाषा है। इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले मैं एक आधी मिनट ओआरओपी पे बोलूंगा। देखिए, ओआरओपी को अनाउंस करना और मैं वोट ऑन छोटे अकाउंट शॉर्ट में, कमेंट चाहूंगा सर, हाँ, समय कम है। वो वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दे करके ओआरओपी अनाउंस करना कांग्रेस से, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक था, जिसका कोई महत्व नहीं था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी की एक्स सर्विसमैन की रैली में अनाउंस किया था कि हम पूरा ओआरओपी इंप्लीमेंट करेंगे, और ओआरओपी जो ही वो जीते सबसे पहले ओआरओपी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिसमें तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए उनके गवर्नमेंट ने हमारे को दिए। पर उसके बाद उन्होंने भी बोला था कि हर 5 साल में रिवाइज करेंगे। वो रिवीजन अभी सरकार ने करना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उसको करेगी। पर ये सिंबॉलिक एक्सेप्टेंस बोलना, जबकि ये ओआरओपी की डिमांड कम से कम 50 साल से चल रही थी, तो इसको सही मायने में जो इम्प्लीमेंट किया वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सर शॉर्ट कमेंट, समय कम। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, इस डेफिनेशन को बदलना अपने राजनीतिक एडवांसमेंट के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सही नहीं है। बांग्लादेश बनाना एक हिस्टोरिक इवेंट था, और अमेरिका ने उस टाइम बोला था इंदिरा जी को कि पाकिस्तान पे, निक्सन थे उस टाइम प्रधान, वहां के राष्ट्रपति शायद, उन्होंने बोला था, डराया था कि पाकिस्तान पे हमला करने की जरूर मत करना। परंतु याह्या खान उन्होंने ये फैसला लिया, और हिंदुस्तान की फौज ने बहुत ही अच्छा एक नमूना पूरी दुनिया में पेश किया और एक नए देश को क्रिएट कर दिया। तो वो जो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है वो अडिग है, उसको बदल कोई नहीं सकता। कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी के गेन के लिए उसकी बनने की कोशिश करता है तो वो सही नहीं है। करीब समय बिल्कुल कम है, मैं सिर्फ क्लोजिंग इस प्रोग्राम की करना चाहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो हर देश के लिए, पूरी दुनिया में हर देश के लिए एक ही होती है। राजनीतिक फायदों के लिए अगर उस परिभाषा को कहीं ना कहीं बदला जाता है तो हम ये समझते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को गलत इतिहास देना चाह रहे हैं, राष्ट्रवाद की गलत परिभाषा उनमें उनके जहन में लाना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीति को राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ये देश का विषय है, ये देशभक्ति का विषय है, और इसको उसी तरह से उस मूल भावना के साथ ही रखना चाहिए जिस मूल भावना के साथ आजादी का युद्ध लड़ा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का, इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। राष्ट्रवाद को लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रवाद को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रही हैं। वजह है अमृत महोत्सव जो बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, और दूसरा है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 85वीं वर्षगांठ, जो कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन के तौर पर देखी जा रही है। आखिर राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ने की क्या वाकई जरूरत है, और राष्ट्रवाद की राजनीति में कितनी जगह है भी या नहीं, इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक नई बहस छिड़ी है राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक प्रतिनिधि और इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हैं राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर। मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी से मुकेश पारिक जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। कटेवा साहब, सबसे पहले आपके पास इसलिए आना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रवाद की जो असली परिभाषा है वो एक योद्धा, एक सैनिक जो वाकई देश की सीमाओं पर खड़ा होता है और राष्ट्रवाद की असली परिभाषा को साबित करने के लिए खड़ा रहता है, अपना पूरा जान लुटा देता है उस पर। तो राष्ट्रवाद की असली परिभाषा जो राजनीति से परे हटकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए प्रभात जी, जहां तक कि राष्ट्रवाद की परिभाषा है, वो परिभाषा तो सभी के लिए एक होनी चाहिए कि वो सच्ची परिभाषा राष्ट्रवाद की परिभाषा मेरे हिसाब से जिस सही मायने है वो है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और जब राष्ट्र हित की बात होती है तो बाकी पार्टी हित, बाकी राज्य हित, जात हित, परिवार हित, ये सब चीजें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं।
और जब जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, राष्ट्रवाद की बात आती है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आप देखिए 71 की लड़ाई में पूरा राष्ट्र एक था। उस समय के लीडर ऑपोजिशन लेट श्री वाजपेयी जी, उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा माता का से कंपेयर किया था। ये इस तरह की चीजें आजकल देखने को नहीं मिलती। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है और इंडिया के इंटरेस्ट की बात है, इंडिया के इमेज की बात है दुनिया के लिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए। और जो भी सेलिब्रेशन हो रही है 71 वॉर की, भारत सरकार उनको सेलिब्रेट कर रही है तो सारी लोग मिलकर के उनको सेलिब्रेशन करना चाहिए। उसी सेलिब्रेशन को, उसी इवेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ठीक नहीं है। और जहां तक जो परफॉर्मेंस था भारतीय सेना का, वो सेना भारतीय सेना है, वो किसी पार्टी विशेष की सेना नहीं है, ना उस समय थी ना अभी है। और भारतीय सेना कभी ये नहीं सोचती है, जब भी उनको कोई काम मिलता है भारत सरकार की तरफ से, कोई हुक्म मिलता है देश की रक्षा करने के लिए, उस टाइम ये कोई नहीं सोचता है कि आज हमारी किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। और वो पूरा जी जान लगा करके बताया कि मैं किस राज्य से हूँ, किस धर्म से हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जो शुरुआत हो रही है, आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन अभी फिलहाल जिस संदर्भ में इसे शुरू किया जा रहा है वो ये है कि जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था वो, और इसके अलावा कांग्रेस के किए हुए काम, उस वक्त इस युद्ध को कैसे जीता गया, इसके अलावा जो भी कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को लेकर, जो आपकी नजरिए में जिसको आप राष्ट्रवाद बताना चाहते हैं, उसके लिए आप एक पूरा कार्यक्रम चलाएंगे और लोगों तक उस बात को पहुंचाएंगे। राष्ट्रवाद को इस तरह से वापस नए दौर में परिभाषित करने की कहां जरूरत आन पड़ी? राष्ट्रवाद की परिभाषा सभी देशवासी जानते हैं, और जैसा कि राजनीति से परे जो परिभाषा, असली जो परिभाषा है, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कठेवा साहब ने भी बताई, तो फिर वापस इस तरह के कार्यक्रम रखने की कहां जरूरत आन पड़ी? प्रभात जी, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो राष्ट्रवाद ही होता है। उसके लिए न तो कोई अलग अलग मतलब परिभाषा गढ़ी जा सकती है और ना ही उसकी कोई अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद ही है और उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र के लिए बलिदान। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है, देश को आजाद कराने से लेकर देश के नवनिर्माण में। और 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्होंने करीबन अपने जीवन के 10 बहुमूल्य साल मतलब जेल में गुजारे। और उसके बाद में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उन्होंने इस देश को आजाद कराया और उसके बाद में इस देश की नींव रखी एक प्रबल राष्ट्र के रूप में। और वो राष्ट्र आगे चलकर आज, उसके बाद में आप देखेंगे कि शास्त्री जी जो हमारे नेता थे, उन्होंने भी अपना अदम्य साहस और जो दिखाया, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक वक्त खाना खाकर भी हमने, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सबको पता है, तो उसके बाद वापस नया कार्यक्रम कैसे? नहीं, नया कार्यक्रम मैं उसी पे आ रहा था। 1971 का जो युद्ध था, उसमें आप देखिए कि भारतीय सेना ने जो बांग्लादेश, पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसमें वहां की लोगों के साथ अत्याचार होता, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहां की मुक्ति सेना ने भारतीय सेना की मदद मांगी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं दुनिया के कुछ इलाकों में अभी भी हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार उस तरफ नहीं देख रही है। लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, इंदिरा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री इंदिरा जी हमारी, जो कि खुद एक लौह महिला के रूप में रहा, जिनको अटल जी ने भी माँ दुर्गा के अवतार कहा, तो उन्होंने उस वक्त और सेना को पूरी मतलब आजादी दी। और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था और अपने हथियार डाले थे। तो आज अगर, सुनिए प्रभात जी, सुनिए मैं पूरी बात कर लूं, जब आज अगर उस वक्त के जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उनके परिवारजन हैं, चाहे वो गौरव सेनानी है, उस युद्ध में भाग लेने वाले लोग हैं, अगर आज हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष हो चुके हैं, इसमें भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान था। अगर उस योगदान को हम याद नहीं करेंगे तो शायद उन परिवारों के प्रति या उन शहीदों के प्रति हमारा सम्मान नहीं होगा। तो ये बात हम आज इस जगह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सैनिकों के परिवार हैं, उनके परिजन हैं, उनके आश्रित हैं, या उसमें से जो उस युद्ध में जो शरीक हुए थे
हैं, हमारे गौरव सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, आज की पीढ़ी को उस गौरव के बारे में हम अगर नहीं बताएंगे तो शायद इस पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उनको ये बताएं। आज ये बताने के लिए ही हमने किया। इंदिरा जी ने, दुनिया में इतिहास बदलने की घटनाएं हुई है, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया था। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्किम को भारत में विलय की बात हो, चाहे गोवा को भारत में विलय की बात हो, भारतीय सेना ने जो उस वक्त का नेतृत्व था, हमने कभी भी सैनिकों की शहादत पे राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सैनिकों का गौरव सर्वोपरि रखा। और सेना के साथ में हमारे उस वक्त का मैं बता दूं, आज हालात क्या हैं आप जानते हैं, लेकिन उस वक्त संसद बराबर चलती थी युद्ध के दौरान, और युद्ध के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब वहां के हमारे जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री देते थे, उनके लिए विशेष रूप से ये कहा जाता था। तो आज आप देखिए, चाहे कारगिल वॉर की बात हो, चाहे 1965 के वॉर की, 61 की हो, 71 की हो, हम सारे सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने इस देश के जी मैं पारिक साहब के पास आना चाहूंगा। पारिक साहब, आपने सुना अभी कांग्रेस किस तरह से परिभाषित कर रही है और उन्होंने अपना मकसद भी बताया, लेकिन जो कहा जा रहा है इस पूरे राष्ट्रवाद को लेकर, अपने अपने नए कार्यक्रम की जो शुरुआत है, आजादी का अमृत महोत्सव का जो पोस्टर था जिसमें से जवाहरलाल नेहरू का चेहरा हटा दिया गया, एक तो उसकी वजह बीजेपी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। क्या राष्ट्रवाद से या फिर आजादी के आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू को अलग समझती है बीजेपी, और क्या वो एक नए तरीके से राष्ट्रवाद को परिभाषित करना चाहती है बीजेपी? क्योंकि शुरुआत उसी पोस्टर के बाद इस पूरे विवाद की हुई है और इसी के बाद कांग्रेस ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। देखिए, राष्ट्रवाद की बात का विषय आज आपने रखा है और बहुत ही अच्छा एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और होना आवश्यक भी है। देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमको तो सिखाया ये जाता है कि नेशन फर्स्ट, प्रथम राष्ट्र, द्वितीय हमारी पार्टी और तीसरे हम स्वयं। मतलब हमारे को पार्टी के पहले हमको ये सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट है, और हम जो भी काम करेंगे उस काम में ये अवश्य होना चाहिए कि वो कार्य राष्ट्र के हित में हो। ये हमारी एक पार्टी का ध्येय है, पार्टी का उद्देश्य है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत सारी बातें बता रहे थे कि हमने बांग्लादेश में ये किया, हमने वो किया, ये किया, अच्छी बात है। और इन्होंने एक बात और साथ में बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप बताया और उनकी तारीफ की। ये भी एक अटल जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही और ये इन्होंने सामने बताई। लेकिन दुर्भाग्य से आज मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि हमारी सेना ने जो इस 7 वर्ष के शासन के मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया, दुर्भाग्य से इस देश की कुछ पार्टियों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी एक हिसाब मांगा। इससे एक बड़ा पीड़ाजनक, और जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी चीजें आती है कि जो संदेह पैदा करता है हमारी राजनीतिक दलों पर कि जो इस तरीके की बात करते हैं। अभी कर्नल आपने अच्छी बात कही थी कि सेना तो सेना है, सेना अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाती है और सेना के कारण देश सुरक्षित रहता है, सीमाएं सुरक्षित रहती है। इसमें किसी को विचार या संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब ये बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की स्वयं बताते हैं कि अटल जी ने ऐसा कहा था, और हम भी मानते हैं और वो दिख भी रहा है। लेकिन क्या जब अगर मोदी जी के कार्यकाल में सेना कोई अपना शौर्य दिखाती है तो क्या उसका हिसाब मांगना चाहिए? देखिए, ये देश जब 7 साल के बाद, अगर हम इस 7 साल के कार्यकाल की बात करें, तो आप जब कल्पना करते हैं और जब आकलन करते हैं आज देश की आजादी के बाद का और इन 7 सालों का, आज हमारे देश का पूरे दुनिया में जिस प्रकार से गौरव बढ़ा है, जिस प्रकार से रुतबा बढ़ा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले हमारी सीमाओं के साथ, देखिए हमारी सीमाओं, मैंने आपकी बात मान ली, मैं उस पोस्टर की बात कर रहा था। आप आज के दौर की बात कर रहे हैं, उस पोस्टर में आज के दौर का कोई नेता नहीं है, आप सारे पुराने दौर के नेता हैं। लेकिन उस पोस्टर में से कुछ चेहरों को गायब करने को लेकर कांग्रेस ने ये जी बिल्कुल कांग्रेस का, हमको एक कांग्रेस से भी हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे देश में बहुत ऐसे नेता हुए जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का क्या रहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को ही ऐसा प्रदर्शन किया कि जिस प्रकार से देश की आजादी अगर किसी ने दिलाई तो गांधी परिवार ने ही दिलाई, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। देखिए, एक मिनट मेरा कंप्लीट करने दीजिए आप। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश के राष्ट्र में कोई योगदान नहीं है? क्या इनके और ऐसे जो कांग्रेस के नेता थे उनका कोई योगदान नहीं है? आज हमने उन सब नेताओं को महत्व दिया है
कि जो नेता आजादी की के बाद से जिन्होंने इस देश के हित में काम किया, उन सबको, ये कभी भी सरदार पटेल का नाम ही नहीं लेते थे। आज हमने सरदार पटेल को, लोगों को, जो उनके दिल में लोगों के उनके प्रति श्रद्धा का भाव था, वो आया उभर के, लेकिन इन्होंने इतिहास में सब जगह यही था। नेहरू को लेकर क्या भाव रहा? देखिए, ये केंद्र ने जो ये अमृत महोत्सव मन रहा है, उसमें किस प्रकार से चित्रों को लगाया, क्या लगाया, ये तो देखिए कोई केंद्र सरकार का ही प्रमुखता से इसमें वो बता सकते हैं। लेकिन नेहरू जी की नीतियां जो थी, वो कई नीतियां ऐसी थी कि आज 74 साल बाद मोदी जी ने आर्टिकल 370 जब हटाया है, तो जाके आतंकवाद की कमर टूटी है। क्या आज 370 नेहरू जी के कार्यकाल में आज हमारे जो देश के दो टुकड़े हुए, हमारा ये मानना है कि अगर नेहरू जी की जिद नहीं होती तो हमारे देश के दो टुकड़े नहीं होते। सर, मुझे एक बात बताइए, गलतियों की अगर बात की जाए तो कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है। जब कोई किसी गद्दी पर बैठता है तो कुछ पूर्ण पुरुष नहीं है। ये आपके दौर में भी रहा होगा, बीजेपी के दौर में भी रहा, हमारे दौर का एक उदाहरण दीजिए। राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। हम राष्ट्र के टुकड़े को किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए परम वैभव और सबके पहले राष्ट्र है। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार, रहे ना रहे, हम तो ये लोग बोलने वाले लोग हैं। हमको ये बिल्कुल कतई नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का इतिहास को इस बात को मानना पड़ेगा कि एक जवाहरलाल नेहरू की ये हट का ही परिणाम था कि आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति हुई, हमारे जो नौजवान सेना के जवान जो आए दिन मारे जा रहे हैं। 370 पर कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये काम मोदी जी को करना पड़ा। जम्मू कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू का अकेले का फैसला नहीं था, उन्होंने सलाह ली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, अगर आप राजनीतिक और इतिहास की बात करते हैं तो सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। इतिहास बनाने से बड़ी, रक्त रंजित इतिहास बनाने से बढ़िया है, ये दोनों का फैसला था। रक्त रंजित इतिहास बनाने से बढ़िया है कि हम कोई ऐसा फैसला लें जिसमें लोगों। मैं आपको रोकूंगा, एक मिनट, आपको ये बात अब सुननी पड़ेगी। आपने रक्त की बात कही, आपको क्या पता है जब पार्टीशन के बाद किस प्रकार से रक्त बहा, कैसे लाशों की कटी हुई ट्रेन इधर से और उधर गई, आपने किस प्रकार से कुओं से भर दिया गया लोगों को, अपना घर बार सब सामान छोड़ के रातों रात आना पड़ा। आज क्या उसकी पीड़ा को आप ध्यान नहीं रखेंगे? किस प्रकार से हमारे सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से कैसे लोग यहाँ पर भाग के आए और यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया। और आज आप भूल गए इस बात को कि हमारे देश में ही कश्मीर में रहने वाले इतने कश्मीरी पंडित, कांग्रेस ने उनको बेघर कर दिया। इसका जवाब कौन देगा आज इस देश को? इसका जवाब और इसके जिम्मेवार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है और जवाहरलाल नेहरू है। मैं लूंगा आपसे उसका, कांग्रेस से भी उसका जवाब लूंगा। लेकिन कटेवा साहब कुछ कहना चाह रहे थे जब आप अपनी बात रख रहे थे। कटेवा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इनकी बात पर। हाँ, मैं बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन की ये बात पे थोड़ा बहुत बोलना चाह रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश की कमान संभाली थी, ये देश गुलामी से उभरा था, देश के पास कुछ नहीं था। जिस तरह से देश को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद लाल किले से इस बार उसको मेंशन किया है, वो देश को बताया। तो इस तरह से अगर पोस्टर से उनकी फोटो निकल गई है तो उससे आप, ये पोस्टर तो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता ना देश का। उन्होंने देश को कंट्रीब्यूशन किया है, देश को स्टेबलाइज किया है, देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया। वही पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, वहां अभी तक डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं हुई। तो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हाँ गलतियां हुई हैं, पर जहां तक 370 का सवाल है और जहां तक कि सरदार पटेल की अहमियत का सवाल है, सरदार पटेल की अहमियत उतनी ही थी जितनी आज अमित शाह की अहमियत है। जो आज होम मिनिस्टर की अहमियत है, वही नेहरू के जमाने में नेहरू के सरदार पटेल की थी। और सरदार पटेल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2-2.5 साल ही जिंदा रहे, 50 से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। अगर वो जिंदा रहते तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो, एक तो उनके पास जवाहरलाल नेहरू ने पूरा डिफेंस का चार्ज उनको दे रखा था और उनके कारण ही जितने हैदराबाद और छोटे मोटे रियासत थे जिनको मिला करके इकट्ठा किया, वो सरदार पटेल ने किया। क्योंकि वो थोड़ी उम्र आजादी के बाद चल बसे, इसलिए शायद उनका और आगे का कंट्रीब्यूशन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पर जहां तक जब तक वो थे, ही वाज नंबर 2 इन द कैबिनेट एंड ही वाज आल्सो द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डिफेंस अफेयर्स ऑफ द कंट्री। टू से कि सरदार पटेल को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, ये बात पूरे मायने में सही नहीं है। जी आर्य साहब जी,
आर्य साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है उनका ये कहना है। देखिए बातें ये जो कही है ना, ये क्या है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोग हैं, इनको शायद कुछ चीजों का नॉलेज नहीं है सरदार पटेल के बारे में और ना ही नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी के बारे में अगर ये पढ़ लेते, ये कहते हैं कि देश के बंटवारे के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, इनको सोचना चाहिए ना। देश के बंटवारे में तो यही लोग जिम्मेदार थे। और इस चीज से मतलब महात्मा गांधी करने वाले लोग, अरे चुप रहिए। आप जो बोले थे, आप कौन सा तथ्य जानते हैं, कौन से इतिहास में लिखा हुआ है कि हम जिम्मेदार हैं? इतिहास आपको पता नहीं। आपको इतिहास की जानकारी आपको ज्यादा है या मुझे ज्यादा है, ये तो इतिहास का प्रश्न निकाल दीजिए। इस देश का इतिहास भी हमने लिखा है और भविष्य भी हमने लिखा है। आप सोचिए आप जो बात कह रहे हैं ना, नेहरू के बारे में आपको और मेरे को बोलने का इतना है ही नहीं, क्योंकि नेहरू तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। आप नेहरू जी के बारे में बोल रहे हैं। अरे नेहरू जी ने तो पहली कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया था। क्या योगदान है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, बताइए ना आप मेरे को। आप बताइए क्यों किया था शामिल, आप बताइए शामिल क्यों किया था, आप बताइए ना शामिल क्यों किया था नेहरू जी ने। अटल जी के कंधे पे हाथ रख के उनकी पीठ थपथपाते थे कि तुम युवा सांसद के रूप में अच्छा बोलते थे। आप सोचिए, अटल जी अगर नेहरू जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आपको ये बात शायद पता नहीं है। आप नेहरू जी की अगर ये कह रहे हैं ना, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप सेना की सादत की बात करते हैं, उनके पीछे छुपकर वोट मांगते हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ? आप बताइए ना। उसके अंदर किसने किया, आप बताइए किसने किया, आपको ज्ञान तो आपको बिल्कुल ही नहीं है। आप बताइए किसने किया, एफडीआई कर दिया, पद खाली पड़े, हजारों सैनिकों के पद खाली पड़े, आपने सेना की वो खत्म कर दी। आपको शायद पता नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। और ये देश सैनिकों का मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए, राजीव गांधी इस देश पे कुर्बान हो गए, इंदिरा गांधी इस देश पे कुर्बान हो गई, नेहरू जी ने अपना पूरा योगदान दिया, चाहे शास्त्री जी हो चाहे पटेल साहब हो। आज आप बताइए ना, शास्त्री भवन किस बिल्डिंग का नाम है बताइए? कैबिनेट सचिवालय पूरा का पूरा जहां पे देश की सरकार चलती है। आप कहते हैं नेहरू और गांधी परिवार के ऊपर ही चलता है। सरदार पटेल के नाम से कितने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, आपको पता है कि नहीं है? आप सिर्फ और सिर्फ भ्रम की बात करते हैं। सरदार पटेल ने आपके संगठन को क्या, सरदार पटेल ने लगाया था। ये तो आपने एक बात सुनिए ना, आप गांधी की हत्या किसने की? नाथुराम गोडसे कौन था? आप बताइए ना, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने उसी मानसिकता का परिचय दिया है। आपने नेहरू की तस्वीर हटा के पूरे करोड़ों और इवन दुनिया के अंदर जो उनके अनुयायी थे उनका दिल दुखाया है। आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। भारतीय इतिहास नेहरू जी की तस्वीर अमृत महोत्सव के पोस्टर पर नहीं है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। इस नेहरू के कंट्रीब्यूशन को हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? और पूरा का पूरा जो नॉन अलाइन मूवमेंट है दुनिया के अंदर, हमारी धाक थी। आज हम कहां पे हैं, हमारी विदेश नीति क्या है, आपको पता नहीं है। शायद इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा नेहरू क्या था, इंदिरा जी क्या थी, राजीव जी क्या थे। आप देखिए, आज का दौर है, सिर्फ युवाओं को भ्रमित कर सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से। आप इतिहास पढ़िए और इतिहास के अंदर बहुत अच्छी चीज है, और सच्चाई से स्वीकार कीजिए, जो सच है उसको स्वीकार कीजिए और झूठ को मत फैलाइए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चलिए पारिक साहब, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक सवाल तब भी खड़ा हुआ था जब जो आश्रम है गुजरात में, उस आश्रम की जो नई शक्ल सूरत रखी गई थी, उसको लेकर भी ये कहा गया था कि उसका जो मूल है, उसकी जो मूल भावना है और उसका जो वहां पर उसका जो वातावरण था, शांति में जो वातावरण था जिसके लिए वो पहचाना जाता था, वो वाला बात को लेकर कही गई। ये बात अलग है कि वहां के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इसको लेकर कहा कि अच्छा इनोवेशन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने मूल में रहें, अपनी मूल भावना के साथ रहें, तो वो उस दौर को अच्छे तरीके से याद दिलाती बनस्पत इसके कि हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, या फिर हम उसको या देखें कि हम उसको एक पर्यटन के नजरिए से जब देखने लगते हैं। तो एक सवाल यहाँ भी खड़ा हुआ था, मैं ये सवाल के साथ आप जो जवाब देना चाह रहे हैं उसको मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं पहला जवाब तो इन्होंने जो कहा कि इतिहास की जानकारी नहीं, अगर इतिहास की जानकारी होती तो 1 रैंक 1 पेंशन अभी कटेवा साहब इसका जवाब देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बोले, इनको यही जानकारी नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आर्टिकल 370 के कारण शहीद हुए कश्मीर में।
कश्मीर में उनका बलिदान हुआ, कश्मीर में वो स्वाभाविक मौत थी, आवाज सुनिए, मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप सुनिए, सर्दी लगने से मौत हुई थी आप उसकी, सुनिए तो सही, शहीद मत आप कहिए उनको, आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल शहीद, बिल्कुल शहीद हुए हो, आप शहीद हो गए सर, शहीद, आप लोगों के कारण उनको शहीद होना पड़ा, शहीद बता रहे हैं उनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप लोगों के कारण शहीद होना पड़ा, आपकी नीतियों के कारण शहीद होना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान दो निशान, उसका उन्होंने विरोध किया, लोकसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने विरोध किया। ये बात कर रहे हैं इतिहास की जानकारी इनको और बहुत लेनी पड़ेगी। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे देश में क्यों एक देश में दो प्रकार के विधान हो, दो प्रधान क्यों हो और दो निशान क्यों हो। उन्होंने विरोध किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। और आज इतने साल के बाद हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने एक ऐसा गौरव का दिन लाया कि आर्टिकल 370 हटाया, और एक आर्टिकल 370 का ये एक परिणाम है कि आज दूसरे देशों में मालूम चला कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस इसको कर ही नहीं पाई अपने पूरे शासन के दौरान। अब ये इतिहास की बात करते हैं। आज आप ये देखिए, ये जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, हमारा कोई इसके ऊपर विरोध नहीं है, लेकिन इन्होंने सरदार पटेल को अभी एक भवन का खाली इन्होंने शास्त्री भवन का एक नाम का उदाहरण दिया। आपने शास्त्री जी को कितनी बार याद किया, कितनी योजनाएं शास्त्री जी के बारे में हमेशा याद करते हैं मुकेश जी, हर दिन याद करते हैं, कौन सा बना दिया इतने साल में आपने। देखिए ना, आप राष्ट्रीय स्मारकों की सूची निकाल लीजिए, मूर्तियां बनाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी निकाल लीजिए। देखिए आप सुनिए, आप पूरा इतिहास की जब बात करते हैं तो इतिहास के समझने का प्रयास भी कीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने मान ली होती तो आज जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी समस्या हमारे लिए नहीं होता, उसका समाधान हो चुका होता। आपने अभी वन रैंक वन पेंशन की बात की, ये किसने इसका समाधान किया? तो ये अभी कटेवा जी के लिए मैं लागू हुई, नहीं लागू हुई। कटेवाली के पास आना चाह रहा हूँ, मैं कटेवाली के पास आना चाह रहा हूँ। हजारों सेना की पोस्टें खाली पड़ी है, पद खाली पड़े हैं, सेना की तनख्वाह में कटौती कर दी गई है। एफडीआई आपने मंजूर किया, रक्षा के अंदर 100% एफडीआई। अरे रक्षा में आप बुलेट जो जैकेट नहीं खरीद पाए, आप बुलेट जैकेट नहीं खरीद पाए, घोटाले वाले लोग हैं आप बुलेट जैकेट नहीं खरीद पाए आपकी सरकार इतने सालों में। आप बात करते हैं सेना की। डॉक्टर प्रभात आपकी आवाज नहीं। समय कम है, मैं कटेवाली से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। कटेवा साहब, मैं सिर्फ इतना सा आपसे जानना चाहता हूँ, ओआरओपी को लेकर अगर आप बोलना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, क्या आज के दौर में एक तो राष्ट्रवाद को जिस तरह से परिभाषित जैसे राजनीति ने किया है, क्या उसकी नई परिभाषा गढ़ना सही है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर राष्ट्रवाद हमें सिखाना है तो क्या ये कब, कहां, कैसे और किस तरीके से सिखाया जाए, और इसको जो नई पीढ़ी है उसके खून में, उसके जहन में ये शुरू से ही उसको बता दिया जाए कि राष्ट्रवाद की परिभाषा है, जो असली परिभाषा है, इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले मैं एक आधी मिनट ओआरओपी पे बोलूंगा। देखिए, ओआरओपी को अनाउंस करना, और मैं छोटे शॉर्ट कमेंट चाहूंगा सर, समय कम है। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दे करके ओआरओपी अनाउंस करना कांग्रेस से, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक था जिसका कोई महत्व नहीं था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी की एक्स सर्विसमैन की रैली में अनाउंस किया था कि हम पूरा ओआरओपी इंप्लीमेंट करेंगे, और ओआरओपी जो ही वो जीते सबसे पहले ओआरओपी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिसमें तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए उनके गवर्नमेंट ने हमारे को दिए। पर उसके बाद उन्होंने भी बोला था कि हर 5 साल में रिवाइज करेंगे। वो रिवीजन अभी सरकार ने करना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उसको करेगी। पर ये सिंबॉलिक एक्सेप्टेंस बोलना, जबकि ये ओआरओपी की डिमांड कम से कम 50 साल से चल रही थी, तो इसको सही मायने में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सर शॉर्ट कमेंट समय कम। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, इस डेफिनेशन को बदलना अपने राजनीतिक एडवांसमेंट के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सही नहीं है। बांग्लादेश बनाना एक हिस्टोरिक इवेंट था, और अमेरिका ने उस टाइम बोला था इंदिरा जी को कि पाकिस्तान पे, निक्सन थे उस टाइम वहां के राष्ट्रपति साहब, उन्होंने बोला था, डराया था कि पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत मत करना, परंतु याह्या खान उन्होंने ये फैसला लिया, और हिंदुस्तान की फौज ने बहुत ही अच्छा
एक नमूना पूरी दुनिया में पेश किया और एक नए देश को क्रिएट कर दिया। तो वो जो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है वो बिग है, उसको बदल कोई नहीं सकता। कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी के गेन के लिए उसकी बनने की कोशिश करता है तो वो सही नहीं है। करीब समय बिल्कुल कम है, मैं सिर्फ क्लोजिंग इस प्रोग्राम की करना चाहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो हर देश के लिए, पूरी दुनिया में हर देश के लिए एक ही होती है। राजनीतिक फायदों के लिए अगर उस परिभाषा को कहीं ना कहीं बदला जाता है तो हम ये समझते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को गलत इतिहास देना चाह रहे हैं, राष्ट्रवाद की गलत परिभाषा उनमें उनके जहन में लाना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीति को राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ये देश का विषय है, ये देशभक्ति का विषय है और इसको उसी तरह से उस मूल भावना के साथ ही रखना चाहिए जिस मूल भावना के साथ आजादी का युद्ध लड़ा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का, इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।